Hi kids, welcome to your English class and I'm your digital teacher and mentor Ananya and I'm back with a new lesson of your book English Grammar Part 6 by Coral Publishers. Children, today we are going to start a very important topic of your grammar book, that is tenses, and we will be focusing more on the present tense in chapter number 8. ओके हम आज इस चैप्टर में टेंस के बारे में जल्दी से रिकॉल करेंगे एंड उसके साथ प्रेजेंट टेंस के बारे में और बेहतर तरीके से समझेंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से पढ़ेंगे एंड फिर प्रेजेंट टेंस की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। सो शुरू करते हैं आज की जर्नी। रीड द फॉलोइंग गिवन सेंटेंसेस। थोड़े से सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें उन्हें पढ़ना है और फिर समझना है। आई प्ले डेली, मैं रोज खेलता हूँ। आई प्लेड यस्टरडे, मैंने कल खेला था। आई विल प्ले टुमारो, मैं कल खेलूंगा। यहाँ पर जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज हो रहा है। जैसे मैं रोज खेलता हूँ, प्ले था, उसके बाद मैं कल खेल रहा था तो वर्ब चेंज हो गया, प्लेड हो गया। इसी तरीके से मैं कल खेलूंगा, आई विल प्ले टुमारो हो गया, राइट। सो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि वर्ब का जो फॉर्म है वो सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज हो रहा है, राइट। सी, जब हम प्रेजेंट यानी डेली की बात करें तब प्ले है, जब हम कल यानी पास्ट की बात कर रहे हैं तब प्लेड हो गया है, और जब हम आने वाले कल की बात कर रहे हैं तब विल प्ले हो गया है। यानी कि जो वर्ब है वो टाइम के अकॉर्डिंग अपना वर्ब जो है बदल रहा है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग अपना जो वर्ब है वो चेंज हो रहा है। That means we can say that tense help us to understand when a particular action has taken place. यानी कोई काम कब किया गया है वो हम टेंसेस को पढ़ के अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। व्हाट आर दोज? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो समय अभी चल रहा है, पास्ट टेंस जो समय बीत चुका है यानी जा चुका है, और फ्यूचर टेंस यानी जो समय अभी आया नहीं है, आएगा, ठीक है। सो दीज आर द 3 टाइम पीरियड्स एंड दीज आर द 3 टेंसेस, एंड इन्हीं के अकॉर्डिंग हम जो है सेंटेंसेस का यूज करते हैं या वर्ब्स को फ्रेम करते हैं। आज हम पर्टिकुलरली प्रेजेंट टेंस पर ज्यादा फोकस करेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड प्रेजेंट टेंस। In this chapter, we will learn about present tense. The present tense denotes an action in the present time. यानी present time में जो actions हो रहे हैं उन्हीं को present tense के थ्रू हम represent करते हैं। This tense is of 4 kinds. इस tense को further 4 kinds में divide कर सकते हैं। Simple present tense, इसे present indefinite tense भी बोला जाता है। Present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense को कई बार हम progressive, present progressive tenses भी बोल देते हैं। ओके, सो आइए शुरू करते हैं इन चारों को आराम से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। The simple present tense. The simple present tense is used to indicate when or how often the action takes place, whether it happens regularly, often या sometimes. यानी simple present tense हमें बताता है कि कोई एक्शन कितनी बार और कब कब हो रहा है। क्या वो डेली हो रहा है, क्या वो कभी कभी होता है, या कई बार होता है, राइट। ये जो है सिंपल टेंस, ये ज्यादातर एक्शंस को हम कितनी बार कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूजुअली हम यूनिवर्सल फैक्ट्स, जनरल ट्रूथ्स, जनरल स्टेटमेंट्स या रूटीन हैबिट्स जो हम रोज रेगुलर तौर पे करते हैं उन सेंटेंसेस को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक ग्रीन वेजिटेबल्स डेली। हम रोज ताजी सब्जियां खरीदते हैं या फिर उन्हें कंज्यूम करते हैं। रानी लव्स आइसक्रीम। रानी को आइसक्रीम पसंद है, वो हमेशा ही आइसक्रीम देख के खुश होती है, उसे अच्छा लगता है आइसक्रीम।
आई लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है। आज, अभी, कल नहीं, ये मेरा हैबिट है, मुझे हमेशा अच्छा लगता है बैडमिंटन खेलना। संजय नेवर टेल्स अ लाई, संजय कभी भी झूठ नहीं बोलता। ठीक है। The simple present tense is used to express universal truth also. Universal truths मैंने आपको बताया है। Universal truths का मतलब जैसे जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाता है। The earth moves round the sun. The stars twinkle at night. तारे जो हैं रात को चमकते हैं, कभी दिन में तो नहीं चमकते, तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। इसके अलावा अगर हमें इंग्लिश में कोई प्रोवर्ब बोलना है, जैसे हिंदी में मुहावरे या लोकोक्तियां होती हैं, कहावतें होती हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी प्रोवर्ब्स होते हैं। तो अगर हमें इंग्लिश का कोई प्रोवर्ब बोलना है तो भी हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। ऑलराइट, To form a sentence in simple present tense, the root form of verb is used. हमेशा याद रखिए, जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो जो स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट प्लस द रूट फॉर्म यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं, और उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, एक बात का ध्यान रखिए, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि रूट फॉर्म का वर्ब जरूर यूज होगा, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या ईएस लगेगा। ठीक है, आइए स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब, वर्ब पे हम एस या ईएस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करेंगे, यानी सब्जेक्ट को पहले स्टडी करेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम एस या ईएस लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा एंड द सेंटेंस इज ओवर। क्लियर, यही स्ट्रक्चर रहता है। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम उस केस में नॉट ऐड कर देंगे, जैसे कि वी डू नॉट ईट जंक फूड, रश्मि डज नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम जो हैं इनके नेगेटिव सेंटेंसेस भी फॉर्म कर सकते हैं। इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके साथ डू या डज एज पर द सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ये जो रूल्स है येलो कलर से जो हाईलाइटेड रूल्स है इनको अच्छे से स्टडी करना है और इनको याद रखना है। सेंटेंस फ्रेम करते वक्त आपको बहुत आसानी होगी। लेट्स मूव फर्दर। अगर हमें प्रेजेंट टेंस में कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन सेंटेंस फ्रेम करना है तो फिर स्ट्रक्चर कैसा होगा सेंटेंस का? अगर हमें क्वेश्चन सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं देन हम जो डू और डज है उसको सेंटेंस के बिगनिंग में लेके आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि डू और डज जो वर्ब से पहले आ रहा था वो उठ के सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा। ठीक है, डू और डज हमने देखा था कि सब्जेक्ट के बाद आ रहा था, राइट। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव केस जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे नॉट तो हट ही गया है क्योंकि नेगेटिव नहीं है। यहाँ क्वेश्चन सेंटेंस है तो डू और डज यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, यानी स्टार्टिंग में डू और डज यूज हो रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। और क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको ये भी याद रखना है कि फुल स्टॉप की जगह हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है इन सेंटेंसेस में। इफ वी डू नॉट write the question mark then the sentence is incomplete. Okay, now let's come to the present continuous tense. जो हमारा प्रेजेंट टेंस का सेकेंड फॉर्म है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इसलिए यूज होता है ताकि हम ऐसे एक्शंस के बारे में बता सके जो इस वक्त हो रहे हैं। लाइक currently I am teaching you, you are listening to me, mother is cooking in the kitchen, father is working in his office। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस है प्रेजेंट टाइम में अभी इस वक्त जो एक्शंस हो रहे हैं उनको बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं।
Present continuous tense is used to talk about the actions or the things that are going on or happening at the present time. कुछ एग्जाम्पल स्टडी करते हैं. बॉयज आर डूइंग होमवर्क, यानी बॉयज अभी होमवर्क कर रहे हैं, राइट नाउ. आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं अभी स्कूल जा रहा हूं. पूजा इज रीडिंग अ बुक, पूजा अभी एक किताब पढ़ रही है. The present continuous tense is also used to talk about things that are planned to be done in future. यानी कि अगर हमने कुछ प्लानिंग की हुई है जो हम फ्यूचर में, जस्ट नियर फ्यूचर में करेंगे, उसके लिए भी कई बार हम present continuous tense यूज करते हैं. The Prime Minister is visiting Washington tomorrow. यानी कल प्राइम मिनिस्टर वॉशिंगटन जा रहे हैं. She is starting dance classes soon. वो जल्द ही अपनी डांस क्लासेस स्टार्ट करने वाली है. ओके, टू फॉर्म द सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट तो एज इट इज यूज करते ही हैं, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब भी ऐड कर देते हैं. ठीक है, हमने वर्ब्स जब पढ़े थे तब हमने दो तरह के वर्ड्स पढ़े थे, ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स यानी एक्शन वर्ड्स, राइट. तो हम यहाँ पे जब स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे इस सेंटेंस का, तब सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब या इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं. उसके बाद आएगा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म. ठीक है, जैसे डूइंग, ईटिंग, रीडिंग, गोइंग, सिंगिंग, वर्किंग, रीड, टीचिंग, लिसनिंग, राइटिंग. ठीक है, प्लस ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. समझ में आ गया. तो जहां भी बच्चों हमेशा याद रखना है, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस वर्ड जहां पर भी आपको दिखता है टेंसेस में, उन सभी टेंसेस में वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही यूज होगा. ठीक है, वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही यूज होगा. और क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस टेंस है, इसीलिए हमने इज, आर, एम यूज किया है. ऑलराइट, now let's move further. Negative sentences in present continuous tense. अगर हमें present continuous tense में negative sentence बनाने हैं, then हम not add कर देंगे helping verb के बाद. यानी helping verb और main verb के बीच में एक not या negative word use कर देंगे. जैसे I am not watching television. He is not eating. We are not playing. आपने देखा बच्चों क्या हुआ, बेसिकली हमने एक वर्ड ऐड कर दिया है इज, आर, एम, ये हमारे हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स थे, और उसके बाद ये हमारा जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल था. इसके बीच में हमने ये नॉट वर्ड ऐड कर दिया है, तो स्ट्रक्चर इस तरीके से चेंज हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग जो है मेन वर्ब है यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हमने नॉट ऐड कर दिया है. ओके, सो इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट प्लेस कर देंगे एंड द वर्क इज डन. इफ वी हैव टू फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो फिर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा. जैसे रमन इज फ्लाइंग अ काइट, तो इज उठ के पहले चला गया है, क्वेश्चन फॉर्म कर दिया है, इज रमन फ्लाइंग अ काइट. Are you doing your homework? Are we getting late? हमेशा याद रखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के केसेस में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बिगनिंग में आ जाते हैं, यानी कि सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा. ओके, नाउ लेट्स कम टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हम जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे एक्शंस की बात करता है जो अभी खत्म हुए हैं, यानी जो एक्शंस अभी अभी जस्ट खत्म हुए हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सॉल्व्ड अवर सम्स, हमने अपने सम सॉल्व कर लिए, यानी कर रहे थे और अभी अभी एक्शन खत्म हुआ. She has learned her lesson, उसने अपना लेसन याद कर लिया, यानी अभी तक वो लेसन याद कर रही थी, पास्ट में कोई चीज शुरू हुई थी कुछ देर पहले और वो अभी अभी खत्म हुई है. जस्ट नाउ द एक्शन हैज कंप्लीटेड. टू फॉर्म अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑक्सिलरी वर्ब्स like has or have are used. क्योंकि
यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो इसीलिए हम हैज और हैव का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसीलिए हम सब्जेक्ट के बाद हैज हैव का यूज करेंगे और वर्ब का सेकंड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, सो यू नीड टू रिमेम्बर दैट यहाँ पर हम हैज हैव का यूज करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वर्ब का वो यूज होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर हमें नेगेटिव बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, देन हम वही फंडामेंटल है कि हैज हैव और वर्ब के बीच में यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट इंसर्ट कर देंगे। लाइक आई हैव नॉट ईटन योर चॉकलेट, शी हैज नॉट डन हर होमवर्क। ऑलराइट, इसी तरह से अगर हमें क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है तो सिंपली हैज एंड हैव जो है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यानी बिगनिंग में शिफ्ट हो जाएगा। हैव यू डन योर वर्क? हैज रजत गॉन टू मुंबई? हैव यू डन योर ब्रेकफास्ट? तो ये सभी सेंटेंसेस इंटरोगेटिव फॉर्म में है लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ओके, अब हम इसके बाद लास्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे जो कि फोर्थ प्रेजेंट टेंस का पार्ट है, वो है द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें तीन चीजों का मिश्रण है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट टेंस भी है, परफेक्ट फॉर्म भी है और कंटिन्यूअस फॉर्म भी है। तीनों को मिला के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 6 o'clock. They have been playing for 2 hours. So these are the words or sentences which are used to show an action which started in the past and is still going on. यानी कोई ऐसा काम जो हमने कुछ देर पहले या काफी पहले शुरू किया था लेकिन वो काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, still ongoing है, अभी भी हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है। सो वहां हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। Let's understand the structure of this sentence. Subject has, have, been वर्ड ऐड हो जाता है, उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐड करेंगे एंड ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें नेगेटिव करना है तो एज यूजुअल जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और बीन वर्ड है उसके बीच में हमें नॉट इंसर्ट कर देना है। जैसे दे हैव नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 2 months, वो यहाँ 2 महीने से नहीं रह रहे। माई मदर हैज नॉट बीन कीपिंग वेल फॉर द लास्ट 2 weeks, मेरी मम्मी की तबीयत 2 हफ्तों से ठीक नहीं है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हैज हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करने के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद ही हम नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं तो सिंपली जो हैज हैव है वो बिगनिंग में चला जाएगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन एज इट इज, यानी कि हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोगों को काम करना है। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, सिंस एंड फॉर टाइम लैप्स को दिखाते हैं यानी किसी पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट करते हैं। Since is used when a precise idea of time is given about the beginning of an action, like I have been working in the firm since May. It has been raining since 7 AM. और for तब यूज होता है जब हम ड्यूरेशन यानी कितने घंटे तक, कितना लॉन्ग टाइम से हम काम कर रहे हैं। जैसे अनीता हैज बीन टेकिंग डांस क्लासेस फॉर 8 months, वो 8 महीने से, ये ड्यूरेशन दिखा रहा है, 8 महीने से डांस क्लासेस जो है ले रही है। ऐसे इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 days, यानी लगातार 3 दिन से जो है बारिश हो रही है। बारिश होने का ड्यूरेशन क्या है? लास्ट 3 days, है ना। सो हमेशा याद रखिए सिंस जो है वो आइडिया देता है कि कब से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ था और फॉर जो है ड्यूरेशन यानी कितनी देर तक वो एक्शन चला है वो बताता है।
Now it's time to do some exercises. Exercises करने से हमारी skills और polish होंगी और हम concepts को और better way में समझेंगे. So let's get started. Exercise number A. As usual, I will do certain sentences with you and the remaining sentences you would do on your own. Okay? So let's begin. Puneet never dash a lie. Puneet never tells a lie. Archita and Varsha to the market. Archita and Varsha will go to the market. In fact, Archita and Varsha, since it is present tense, so Archita and Varsha are going to the market. Archita and Varsha, they are two people and that is why they are going to the market. ठीक है? Archita and Varsha are going to the market. Third one, Umesh dash their work seriously. Umesh does their work seriously. Umesh does their work seriously. उमेश उनका काम बहुत सीरियसली करता है. Fourth, cows dash in the field. Cows are grazing in the field. Birds dash in the pond. Birds in the sky. यहाँ पे pond नहीं आएगा. This is a misprint, children. Here it will be sky. Okay? Birds fly in the sky. Birds जो हैं वो sky में उड़ती हैं. All right? So according to the sentence, we are filling the verbs in present tense. Present tense का कोई भी form इसमें आ सकता है. Now in exercise number B, they are telling us to fill in the blanks with present continuous tense specifically. यानी exercise B में हमें ये बोला है कि सिर्फ present continuous tense use करना है. Okay? तो यहाँ पे जब हमें present continuous tense use करना है तो हमें बहुत अच्छे से याद है कि structure क्या है present continuous tense का. Subject plus is are am plus verb का ing form plus object, right? यही है present participle. So let's do it. The postman is delivering the letters. The postman is delivering the letters, right? The sun dash in the sky. The sun is shining in the sky. Next, the poem dash, the poem, beta, this is peon. It's not poem, it's peon. Okay, the peon dash, the school bell is ringing, the school bell is ringing. Alright, so in this way, you need to do the remaining two sentences. Like, I am doing my homework, she is singing a song. So I hope that you have understood how the exercise is to be done. Let's move to the next exercise. So children, now we start with exercise number C. Exercise number C क्या कह रहा है? Exercise number C is saying fill in the blanks with present perfect continuous tense of the form verbs given in the bracket. जो verbs दिए हैं bracket में उनका present perfect continuous tense हमें fill करना है. आपको ये याद रखना है कि ये present tense भी है, perfect tense भी है और continuous tense भी है. Alright, यानी कि ये action शुरू हुआ था पीछे और अभी भी continuation में चल रहा है. That means यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे राहुल has been suffering. has आपका use होता है और been add हो जाता है. राहुल has been suffering from malaria for 1 week. So let's do it. राहुल already दिया हुआ है, इसके साथ हम has been suffering from malaria for 1 week.
Okay. Next, Arnav dashed for half an hour. Arnav has been sleeping for half an hour. Has been sleeping for half an hour. India has been progressing very fast since independence. Okay, India has been progressing very fast since independence. Similarly, dash next fourth one, it dash heavily since morning. It has been raining heavily since morning. All right, so in this way you need to complete the exercise. 2 I have done for you, 2 you will be doing on your own. Now let's come to exercise number D. It says fill in the blanks with present perfect tense. अब यहाँ पे present perfect tense बताना है, तो simply यानी कि action पीछे कभी start हुआ था, कुछ समय पहले action start हुआ था, हम कर रहे थे और just अभी अभी finish हुआ है. Just now it has been completed. So इसमें भी has have use होगा पर been नहीं आएगा. ठीक है, subject has have plus past participle form of the verb and subject के साथ हमेशा has have accordingly use कीजिएगा. subject पहले देखिए, उसके बाद has और have place कीजिएगा. So let's do it. I have finished the job. I have finished the job. She dash never see such a mess. She has never seen such a mess. Third one, dash has you ever dash Australia. Have you ever been to Australia? Have you ever been to Australia? Okay. I dash read all the plays of Shakespeare. I have read all the plays of Shakespeare. Right? Our team dashed the first prize. Our team has won the first prize. Right? In this way you have to do the exercise. Now fill in the blanks for and since. हमने for and since के बारे में पढ़ा था. Since जो है किसी particular time को indicate करने के लिए use करते हैं, and for is used to indicate a time duration. Okay? For जो है वो time duration को indicate करने के लिए use किया जाता है. So let's do it. For 5 years, since 5 years, for में जो है 5 years के साथ हम for लगाएं या since लगाएंगे. So we will write it for 5 years. Okay? 5 साल से. So for 5 years. Last Sunday. Last Sunday एक particular time period को denote कर रहा है. So since last Sunday. 1947 since, क्योंकि 1947 एक particular time period को denote कर रहा है, indicate कर रहा है. Dash a long time, काफी समय से. So for a long time. Okay. Fifth one, dash birth. So birth से. So since birth. And sixth one, 6 months. 6 months एक duration है 6 महीनों से. So for 6 months. Alright, so children, I hope that you have understood how to do these exercises. Alright, so with this we are done with the concept of present continuous tense. हमने आज present continuous tense को details में पढ़ा है. हमने simple present tense के बारे में पढ़ा, present continuous tense के बारे में पढ़ा, present perfect tense के बारे में भी पढ़ा और last में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में भी पढ़ा है. आई होप आप इसको एक बार और अच्छे से गो थ्रू करेंगे, जितने भी रूल्स हैं और स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें अच्छे से याद करेंगे, सो दैट यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस ऑन योर ओन इजीली. So with this children, we come to an end to today's session. I am going to meet you soon, very soon, with a new chapter of your grammar book where we are going to learn something more interesting and we will also enhance our language skills. So stay tuned for the upcoming videos. Till then, bye bye and take care.